हे एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट प्रियंका एंड आज हम बात करेंगे एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की। हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक के बाद अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट पूछे जाते हैं। ये जो स्कूल ऑफ थॉट होते हैं इसमें सबसे पहला जो स्कूल है उसका नाम है एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ये जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसको एनालिटिकल स्कूल ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया गया है। इसको हम ऑस्टेनियन स्कूल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये जॉन ऑस्टिन ने दिया है इस कॉन्सेप्ट को। इसको हम कमांड थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें उसने जो ऑस्टिन है उसने कमांड्स को, लॉ ऑफ कमांड को सबसे ज़्यादा सुप्रीम बताया है। इसको आप और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं जैसे कि इम्परेटिव स्कूल या और भी बहुत सारे जो हम टाइम के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एनालिटिकल स्कूल के जो सबसे बड़े ज्यूरिस्ट हैं जिनके पीछे ये थ्योरी बनी है उनका नाम है जेरेमी बेंथम एंड ऑस्टिन। तो मैंने आपको बताया ही। तो जेरेमी बेंथम जो थे वो ऑस्टिन के टीचर थे, ऑस्टिन उनके डिसिपल थे। जेरेमी बेंथम और ऑस्टिन दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट से बिलोंग करते थे, वो दोनों ही लॉ को सुप्रीम मानते थे, मगर ऑस्टिन ने जेरेमी बेंथम की थ्योरी के साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट किया। इस वजह से उन दोनों के स्कूल्स को अलग अलग, उन दोनों की जो थॉट है उनको अलग अलग बोला जाता है। अब सबसे पहले जो जेरेमी बेंथम थे उन्होंने किताब लिखी थी लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में उन्होंने डिफाइन किया था प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। ये जो यूटिलिटी का प्रिंसिपल है वो ये कहते थे कि हमारे जो लॉ होते हैं वो थ्योरी ऑफ प्लेजर एंड पेन के ऊपर बेस्ड करते हैं। मतलब वो ये कहते हैं जो लॉ आपको प्लेजर देते हैं दोज आर गुड लॉज एंड जो लॉ आपको पेन देते हैं दोज आर बैड लॉज। तो उन्होंने कहा लॉज आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर प्लेजर एंड पेन। तो प्लेजर जो है वो गुड लॉज जो है वो प्लेजर देते हैं और जो बैड लॉज हैं वो पेन देते हैं। और जो गुड लॉज हैं जो आपको प्लेजर दे रहे हैं उसको रखिए और जो बैड लॉज हैं जो आपको पेन दे रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उनको हटा दीजिए। तो उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया और इसमें प्लेजर और पेन को क्वांटिफाई करने के लिए उन्होंने दिया एक यूटिलिटेरियन कैलकुलस। यूटिलिटेरियन कैलकुलस जो होता है एक ऐसा डिवाइस, उन्होंने एक इमेजिनरी डिवाइस दिया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया जिससे उन्होंने कहा कि इससे हम यूटिलिटी को नाप सकते हैं किसी भी लॉ की, वेदर इट इज गिविंग यू प्लेजर और वेदर इट इज गिविंग यू पेन। अब इस कैलकुलस के 7 पैरामीटर थे। वो 7 जो पैरामीटर हैं वो क्या क्या है? नंबर 1 इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज कितना स्ट्रॉन्ग आपको प्लेजर वो दे रहा है। नंबर 2 इज ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन तक के लिए वो आपको प्लेजर दे रहा है या पेन, कुछ भी। उसके बाद सर्टेनिटी, कितनी बार आपको वो प्लेजर और पेन दे रहा है। 4th इज नियरनेस, कितनी नियर है वो प्लेजर और पेन के। देन 5th इज फेसेंडिटी, फेसेंडिटी इज सेम एक्शन कितनी बार हो रहा है। देन इज प्योरिटी, हाउ प्योर इट इज, एंड देन एक्सटेंट, हाउ मेनी पीपल विल बी इफेक्टिव। तो ये 7 जो है ये पैरामीटर है यूटिलिटेरियन कैलकुलस के। इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, नियरनेस, फेसेंडिटी, प्योरिटी एंड एक्सटेंट। दीज 7 आर द पैरामीटर्स ऑफ यूटिलिटेरियन कैलकुलस गिवन बाय जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम का बहुत ही सिंपल था, लॉज विच गिव्स यू पेन रिमूव इट, लॉज विच आर गिविंग यू प्लेजर कीप इट। अब आए ऑस्टिन, इसके कॉन्सेप्ट के बाद आए ऑस्टिन क्योंकि ये बहुत ही फेक सा था, मतलब यूटिलिटेरियन कैलकुलस इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं था। तो उसके बाद ऑस्टिन आए। ऑस्टिन इनके कुछ चीज़ों से अप्रूव करते थे बट कुछ चीज़ उनके हिसाब से गलत थी। अब ऑस्टिन इस विचारधारा के थे कि लॉ इज सुप्रीम, लॉ इज द command of sovereign. According to Austin, it was like law is the command of sovereign backed by sanction. That means उनके हिसाब से L is equal to C plus S plus S. This is the formula given by Austin. That means law is the command of sovereign. Law sovereign की command है, बट साथ ही साथ backed by sanction. जो लॉ को तोड़ता है उसको sanctions भी भुगतने पड़ेंगे, मतलब उसको punishments भी bear करनी पड़ेंगी। तो उनके हिसाब से अगर सॉवरेनिटी नहीं है तो भी लॉ नहीं है, अगर सैंक्शंस नहीं है तो भी लॉ नहीं है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के इस स्कूल को आप इंग्लिश स्कूल भी बोलते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड में शुरू हुआ। एनालिसिस बहुत हुआ इसलिए एनालिटिकल स्कूल बोलते हैं। सैंक्शंस बहुत अर्जेंट है इसलिए इम्परेटिव स्कूल बोलते हैं, और ऑस्टिन ने दिया इसलिए इसको ऑस्टेनियन स्कूल भी बोलते हैं। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन मॉरल्स की कोई जगह नहीं है उनके स्कूल ऑफ थॉट में।
वो कहते हैं कि मेरे स्कूल ऑफ थॉट में मॉरल्स का कोई मतलब नहीं है। उनके हिसाब से जो आपके लॉ हैं, जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो एक पॉजिटिव स्कूल होता है, बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म होता है। नाउ व्हाट इज दिस पॉजिटिविज्म? पॉजिटिविज्म का मतलब जो चीज जैसी है उसको एज इट इज रख लीजिए, जो है सो है, जैसा है उसको एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना है। वो कहते हैं लॉ इज सेम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए लॉ एक ही है। लॉज वो कमांड है जिसको सबको मानना पड़ता है, और अगर वो कोई कमांड को नहीं मानता है कोई भी, तो उसको पनिशमेंट भी भुगतनी पड़ेगी, और वो मॉरल्स के बिल्कुल खिलाफ है। वो कहते हैं एनालिसिस इज डन विदाउट मॉरल्स, मॉरल्स की कोई जगह नहीं है उनके स्कूल में। लॉ इज नॉट व्हाट ऑट टू बी, लॉ इज व्हाट इट इज। उनके हिसाब से लॉ क्या है वो लॉ है, क्या होना चाहिए उनसे उसे कोई लेना देना नहीं है। जेरेमी बेंथम को हम फाउंडर ऑफ द स्कूल बोलते हैं, मगर ऑस्टिन जो है उन्होंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया, इसलिए उनको फादर बोलते हैं एनालिटिकल स्कूल का। अब एनालिटिकल स्कूल में बाकी और भी बहुत सारे स्कूल्स आए, जैसे कि स्कूल में बहुत सारे और भी ज्यूरिस्ट की बातें आई, जैसे एच.एल.ए. हार्ट ने दिया था, कैल्सन ने दिया था। बट उनसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑस्टिन का जो स्कूल था वो 1790 से लेके 1859 का ऑस्टिन का पीरियड था। इनको हम फाउंडर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। ये सारे पॉइंटर्स आपको नोट करने हैं क्योंकि आपको एग्जाम में ये सब लिखना है। नेचुरल लॉ को ये एम्बिगस बोलते हैं। ये कहते हैं नेचुरल लॉ नाम की कोई चीज नहीं होती, डिवाइन लॉ नाम की कोई चीज नहीं होती। किस किस चीज को क्रिटिसाइज किया इन्होंने? मॉरल्स को और नेचुरल लॉ को। वो कहते हैं स्टेट एक सिर्फ एजेंट है, ठीक है, बट ऑस्टिन कह सकते हैं कि आपका जो आपके जो राइट्स हैं वो बैक्ड बाय सैंक्शंस ही होते हैं। लॉ कमांड ऑफ सॉवरेन है, बैक्ड बाय सैंक्शन। अब उनके हिसाब से जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है दो तरीके की होती है, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो सबके लिए है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स। मगर पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है जहां पर लीगल राइट्स पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए होते हैं, जो प्रॉपरली होते हैं। जो लॉ स्ट्रिक्टली जो होते हैं, जैसे कमांड विद सॉवरेन विद सैंक्शन, वही उनके लिए लॉ है। पॉजिटिव मोरालिटी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में फॉलो होती है, बट ऑस्टिन नहीं मानते हैं। वो कहते हैं लॉज वही हैं जो मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। इसके बाद आती है आपकी एच.एल.ए. हार्ट की थ्योरी, इसी स्कूल में, एनालिटिकल स्कूल में। एच.एल.ए. हार्ट क्या बोलते हैं? ऑस्टिन और बेंथम के ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया इन्होंने, बट उनको अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि सेम स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। हार्ट ने थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट में मोरालिटी को जगह दी। उन्होंने कहा मॉरलिटी नाम की चीज होती है, मिनिमम कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ वो इसमें एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं लॉ ऑब्लिगेशंस हैं, नॉन ऑप्शनल है कैरेक्टर में। जैसे आईपीसी है, आपको मानना ही मानना पड़ेगा उसके प्रोविजंस को, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मगर वो ऑस्टिन को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं सारे लॉज बैक्ड बाय सैंक्शन नहीं हो सकते, आप हर लॉ को थ्रेट से लोगों को नहीं रोक सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हर चीज में आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? कुछ चीजें, कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिनका के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। अब जैसे एक अपराध है सुसाइड करना, अब किसी इंसान ने सुसाइड कर ही लिया तो आप उसको क्या पनिशमेंट देंगे? वो तो मर ही गया ना, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? ये तो सिर्फ लोगों को डराने के लिए कि हाँ सुसाइड करोगे तो अगर आप बच गए तो आपको पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी, तो इस वजह से ये बनाई गई। बट अगर वो इंसान ही मर गया तो उसको क्या पनिशमेंट देंगे आप? तो हर लॉ के पीछे सैंक्शंस नहीं लग सकते। जैसे माइनर के साथ आपने एग्रीमेंट किया, ये एक कानूनी अपराध है कि माइनर एग्रीमेंट नहीं साइन कर सकता, बट अगर उसने कर दिया तो क्या पनिशमेंट थोड़ी होती है? बस इतना होता है कि वो अग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाता है, वॉइड अब इनिशियो है वो। तो इस वजह से कुछ चीजों के सैंक्शंस नहीं होते, तो वहां एच.एल.ए. हार्ट ऑस्टिन को क्रिटिसाइज करते हैं कि डोंट गिव द सैंक्शन वर्ड एवरीवेयर। फिर वो ये कहते हैं आपने नेचुरल लॉ को हर जगह इग्नोर कर दिया, बट कस्टम्स से भी तो लॉ बनते हैं, हमारे पुराने कस्टम यूजेजेस से लॉ बने हुए हैं, आप कैसे उसको डिनाई कर सकते हो कि कस्टम लॉ नहीं है? बट ऑस्टिन का जो अनलिमिटेड पावर ऑफ सॉवरन है वो गलत तरीके से आया सामने, और सबने उसको क्रिटिसाइज किया कि आप सॉवरन को बहुत अनलिमिटेड पावर देते हैं, ये गलत चीज है। काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया इनको, सॉवरन खाली सोर्स ऑफ लॉ नहीं होता ये कहकर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है इसको मॉरल्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। फिर लॉ को हर जगह पनिश नहीं किया जा सकता, सॉवरन हर जो आपका उल्लंघन है कानून का उसको हर जगह पनिश नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद ओवर एम्फेसिस ऑफ लॉजिक को बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करते हैं। फिर आपने कन्वेंशंस को इग्नोर कर दिया, बिल्कुल आप कन्वेंशंस को कुछ नहीं मानते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें बोली गई। तो एच.एल.ए. हार्ट की ये थ्योरी थी आपकी।
इसके अलावा कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी इसी स्कूल के अंडर आती है। अब ये कैल्सन की जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है ये दी गई थी हैंस कैल्सन के जरिए, जिसमें उन्होंने कहा लॉज आर नॉर्मेटिव साइंस। लॉज जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या होता है कि व्हाट ऑट टू बी। तो वो कहते हैं लॉ इज नॉट व्हाट इट इज, लॉ इज व्हाट ऑट टू बी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और ये बहुत ही मायने रखती है क्योंकि कैल्सन ने ग्रंड नॉर्म की थ्योरी दी थी और ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग से भी आ जाता है। ग्रंड नॉर्म थ्योरी मीन्स व्हाट? ग्रंड नॉर्म का मतलब होता है कि सारे लॉज जितने भी हैं वो किसी एक इकलौते मात्र सोर्स से निकले हैं और उन सब का जो सोर्स है वो एक ही है जो ग्रंड नॉर्म कहलाता है। GRUNDNORM, ग्रंड नॉर्म, जिसको हम हेड नॉर्म बोलते हैं। और वो ग्रंड नॉर्म क्या है? वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज वन एंड ओनली सोर्स फॉर एवरी लॉ। और जितने भी ये एक्ट्स बने हैं, IPC बना है, CRPC बना है, CPC बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कुछ भी बना है, इंडियन एविडेंस एक्ट बना है, हिंदू मैरिज एक्ट बना है, ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बने हैं। तो जितने भी ये बाकी के एक्ट्स बने हुए हैं ये सब का सोर्स एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैल्सन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी देते हैं। ही वॉज अगेंस्ट कमांड थ्योरी ऑफ ऑस्टिन। वो ऑस्टिन की कमांड थ्योरी के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि ऑस्टिन ने लॉ को साइकोलॉजिकल कमांड बताया है, कि ऑस्टिन जो है वो लॉ को साइकोलॉजिकल कमांड बताता है, पर कैल्सन इसे डी साइकोलॉजिकल कमांड बोलते हैं। वो कहते हैं साइकोलॉजिकल नहीं है। सेपरेशन ऑफ लॉ अदर देन सोशल साइंसेज एंड मोरल्स अलग है, मतलब आप इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। तो उनका इससे मतलब है कि लिमिटेड कर दीजिए इसको प्योर बनाने के लिए। तो वो कहते हैं एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें एक हेड नॉर्म होता है और उस हेड नॉर्म के नीचे बहुत सारे और एक्ट्स या नॉर्म्स होते हैं। उन्होंने इसको ग्रंड नॉर्म बोला। ग्रंड नॉर्म अब कोई हाइपोथेसिस नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज फैक्ट। We cannot say grand norm good or bad as we have to test it politically, regionally and ethically। हम अब किसी भी लॉ को, बेंथम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो यहाँ पर, कि जैसे बेंथम ने कहा हर लॉ को गुड और बैड के क्राइटेरिया पे, प्लेजर एंड पेन पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वैसे ही ग्रैंड नॉर्म को आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको मानना ही पड़ेगा एंड दिस इज योर हेड लॉ एंड इसकी गुडनेस बैडनेस सब इसी के साथ ही रहेगी, आप इसको हटा नहीं सकते। तो इन्होंने कहा ग्रैंड नॉर्म इज अ सोर्स ऑफ लॉ। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड स्टेट। स्टेट और लॉ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। सॉवरन इज नॉट ए सेपरेट बॉडी, आप इसको अलग से सुप्रीम मत बताइए। एंड पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनिटी के क्योस को रिड्यूस किया। लीगल थ्योरी इज साइंस नॉट वायोलेशन। उन्होंने कहा लीगल थ्योरी एक साइंस है, वायोलेशन किसी चीज़ का नहीं है। लॉ और मोरालिटी को सेपरेट किया इन्होंने और इंटरनेशनल लॉ को सुप्रीम भी बताया। बट कहीं ना कहीं इनको भी क्रिटिसाइज किया गया और इनको क्रिटिसाइज किया गया कह के कि आपकी जो ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी है वो वेग है, कंफ्यूजिंग है। लॉ को सेपरेट नहीं किया जा सकता मोरालिटी के साथ, जब आप बार बार कह रहे हैं लॉ एंड मोरालिटी आर टू सेपरेट थिंग्स। कैल्सन ने लॉ इन साइंस बट लॉ इन नॉर्म्स का एग्जाम्पशन दिया था जो कि लॉजिकल नहीं था। वो कह रहे थे लॉ को एक जगह आप साइंस बोल रहे हैं और एक जगह आप नॉर्म्स बोल रहे हैं, दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी है। और सबसे बड़ी बात, ग्रैंड नॉर्म को वैलिडिटी किसने दी, किसने इस कॉन्सेप्ट को अप्रूव किया? तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो ये था कैल्सन का कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल स्कूल कि लॉ क्या है और क्या नहीं है। ये पूरा एनालिटिकल स्कूल है। अब इसके अंडर HLA हार्ट, कैल्सन की थ्योरी, ऑस्टिन की थ्योरी और बेंथम की थ्योरी आपको मेंशन करनी है। जब भी आपको एनालिटिकल स्कूल आ जाए लॉन्ग में तो आपको ये चारों के बारे में बताना है। बट अगर इनमें से कोई इंडिविजुअल आ जाए तो आपको उसको एक को ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसके लिए डिटेल्ड वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी कि कैल्सन का ग्रैंड नॉर्म थ्योरी क्या कहता है, ऐसे ही जेरेमी बेंथम की प्लेजर एंड पेन की थ्योरी क्या कहती है, यूटिलिटेरियन कैलकुलस क्या होता है, वो सब आपको डिटेल में मिल जाएगा अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारे पास पेड नोट्स हैं, जिसके लिए बहुत ही मिनिमम चार्ज आपको पे करना पड़ेगा और आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। आपको कोरियर से चाहिए, कोरियर से मिल जाएगा, या आपको PDF चाहिए तो आपको PDF उसका मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको बस एक मैसेज ड्रॉप करना है 9953308400। हम हर यूनिवर्सिटी के लिए नोट्स प्रिपेयर करते हैं जो बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है एंड ऑन डिमांड आपके लिए वीडियोज़ भी बन जाती हैं, स्पेशली टॉपिक्स के ऊपर जिन टॉपिक्स पे आप स्पेशल डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।